हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 10 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अपनी नज़रों से दूर जाते वैदेही को देख राजवीर का दिल भर आया था। आंखों में नमी आते आते रुक गई थी। वह पलटकर अपने रास्ते जाने को हुआ तो अपने सामने सपना और करण को देख हैरान हो गया। वे दोनों उनकी बातें सुन चुके थे। राजवीर ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था। सपना बोली, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, हमने आपको पागलों की तरह एक लड़की के पीछे जाते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, और अपनी आंखों से देखने के बाद तो हम तो और भी हैरान रह गए। क्या छुपा रहे हो हमसे? कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। चलो पार्टी में, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। ऐसे तुम दोनों को नहीं आना चाहिए था। अभी कोई भी बात करने का सही समय नहीं है। राजवीर लगभग उनके सवालों को इग्नोर करते हुए कहा, देर तो हो चुकी है राजवीर, और थोड़ी देर सही। इस बार अर्जुन ने कहा, लेकिन जो सच तुम्हारे लबों पर आते आते रुक जाती है वह सच हमें भी बता सकते हो। कैसा सच? कौन सा सच? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो मुझसे सवाल कर रहे हो? यही सच कि प्यार वैदेही से और विवाह करने का फैसला वंदना से? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, और हमसे कह रहे हो कि हमारा दिमाग खराब है? बचपन के दोस्त हैं हम तुम्हारे, लेकिन आज तुमने हमें बेगाने कर दिए। लगता है अब हम पर विश्वास नहीं रहा तुम्हारा, इसलिए ना हमसे छुपा रहे हो, सपना ने कहा। वहीं वैदेही को राजवीर का जवाब सुनकर होश न था, बस यूं ही चले जा रही थी। अपने घर पहुंचती है तो उसे देख कमलेश बाबू ने उसे टोका, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे में चली गई। कमला जी उसे देख समझ गई थी। वह कमलेश बाबू से बोली, उसे अभी अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन क्यों? अभी कहाँ से आ रही है वह? वो क्या रहा है इस घर में? कमलेश बाबू कठोर शब्द में पूछे। कमला जी बोली, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। इतना कुछ इतने दिन में उसके साथ हुआ है, क्या क्या आप उससे अनजान नहीं हैं? कुछ वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जाइए, आप आराम कीजिए। कमला जी मन ही मन में वैदेही को लेकर चिंतित हो रही थी। वह उसकी आंखों में राजवीर के लिए बेपनाह प्यार देखी थी। राजवीर का जवाब कहीं मेरी फूल सी बच्ची को बर्बाद न कर दे। अभी उससे बात करने का सही समय नहीं है। मुझे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। वैदेही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बिस्तर पर लेटकर फुट फुट कर रोने लगती है। सपना के बार बार सवाल से फाइनली राजवीर ने कहा, तुमने जो भी सुना सही सुना। मैं वैदेही से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चाहकर भी मैं अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर सकता हूँ। मुझे वंदना से ही शादी करनी होगी। मेरे डैड आखिरी बार आनंद सरताज के साथ गए थे और उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आए। उसी आनंद सरताज की बेटी है वंदना। मेरी माँ को पूरा विश्वास है कि डैड के साथ जो भी हुआ होगा उसके पीछे वो आनंद सरताज ही है। मुझे वंदना के साथ प्यार का नाटक करना होगा ताकि मैं उसके बाप तक पहुंच सकूं। और वैदेही, उसका क्या, जिससे तुम प्यार करते हो? क्या उसके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सपना ने सवाल किया। राजवीर ने कहा, मेरे लिए मेरे डैड बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्हें ढूंढना ही मेरा मकसद है। उनके लिए मैं अपना प्यार क्या, अपनी वजूद तक मिटा सकता हूँ। अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो चलते हैं घर। नई मिशन हमारा इंतजार कर रही है। वंदना राजवीर को देख पूछी, कहाँ थे? मीडिया वाले हमसे कुछ सवाल करने वाले हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि कोई भी सवाल अनकंफर्ट करने वाली ना हो। उसके बाद हमारी फोटोशूट है और फाइनली वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे डैड के साथ तुम्हारी बातचीत। लास्ट का शब्द सुनकर राजवीर रुक गया और पूछा, क्या तुम्हारे डैड मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करना चाह रहे हैं? वंदना ने कहा, हाँ तुमने सही सुना। डैड तुम्हें देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मेरी पसंद कैसी है। मीडिया फोटोशूट के बाद राजवीर पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आनंद सरताज को देखने वाला था। उस इंसान को जिससे वो बहुत नफरत करता है, जिसकी वजह से उसके डैड उससे दूर चले गए। नीलिमा जी राजवीर को समझाते हुए बोली, राजवीर, वो आपको सिर्फ जानता है लेकिन पहचानता नहीं है, इसलिए उसे हमारे खानदान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
वरना वो संभल जाएगा। आपको उसे ऐसे इम्प्रेस करना है कि वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो जाए और इंडिया आने को मजबूर। ऑल दी बेस्ट बेटा। राजवीर और वंदना साथ में बैठते हैं। वंदना अपने डैड आनंद सरताज को वीडियो कॉल करती है। आनंद सरताज, उम्र 65 साल, हट्टा कट्टा पर्सनैलिटी, चेहरे पर उम्र का प्रभाव नहीं, सातिर बुद्धि। आज तक उसे कोई नहीं देखा। राजवीर की धड़कनें तेज थी आनंद सरताज को देखने के लिए। वो देखना चाहता था उस इंसान को जिस इंसान की वजह से उसकी पूरी जिंदगी अनाथ जैसी गुजरी है। लेकिन अचानक ही वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। यह देख राजवीर ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे डैड नहीं आ रहे हैं? वंदना ऑडियो कॉल की और कुछ बात करके राजवीर से बोली, सॉरी राजवीर, डैड बहुत बिजी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर नहीं आ सकते हैं, सॉरी। राजवीर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मोबाइल में उनकी कोई तस्वीर तो होगी, वही दिखा दो। यही तो प्रॉब्लम है, ना ही वो सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, ना ही कोई फोटोशूट, फैमिली के साथ भी कोई पिक्चर्स नहीं। इसलिए मेरा फ़ोन तो छोड़ो, हमारी किसी भी फैमिली के फ़ोन में उनकी फ़ोटो नहीं मिलेगी। राजवीर को यह जानकर ताजुब हुआ और मन में सोचता है, ऐसा क्या और कौन है आनंद सरताज जिसकी असली पहचान कोई नहीं जानता है। वैदेही की सुबह नींद खुली। सुबह के 10 बज रहे थे। उसके कानों में अपने घर में कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। कमरे से बाहर आकर देखी तो हैरान रह गई। बलविंदर, उसकी फैमिली और कॉलोनी से कुछ मेंबर्स थे, जिन्हें देखकर वो गुस्से से तिलमिला गई। कमलेश बाबू और कमला जी ने वैदेही को अचानक देख बोले, बेटा तू उठ गई है, यह सब हो क्या रहा है मामा? सुबह सुबह हमारे घर में ये लोग कर क्या रहे हैं? बलविंदर की माँ बोली, तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे वैदेही, ताकि तुम्हारे सामने ही बात हो सके। ऐसी बात करनी है आपको, जो भी करना है हमारे घर से बाहर भी कर सकती थी, लेकिन आप तो पूरी कॉलोनी को लेकर आ गई हमारे घर में। बलविंदर बोला, वैदेही, मेरी माँ यानी अपनी होने वाली सास से क्या कोई ऐसी बात करता है? हम यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं और तुम बदतमीजी कर रही हो मेरी माँ के साथ। यह सुन वैदेही चौंक गई थी। वह अपने मामा मामी की ओर देखने लगी। तभी कमलेश बाबू ने कहा, बलविंदर बेटा शांत हो जाओ, वैदेही की ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, बैठ जाओ, हम शांति से बात करते हैं। यह सब देखकर वैदेही चिल्ला पड़ी, कोई बात नहीं होगी यहाँ, मैं इस बलविंदर से शादी तो दूर अपने घर का नौकर तक ना बनाऊँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अपनी शादी की बात करने की? निकलो अभी के अभी मेरे घर से, कोई बात नहीं होनी है। मामा, आप इससे नहीं जानते हैं, यह एक नंबर का आवारा लफंगा गुंडा और बदतमीज है। अपने बेटे के बारे में ऐसे अपशब्द सुनकर बलविंदर की माँ का वैदेही पर गुस्सा फूट पड़ा। मेरे बेटे को लफंगे, आवारा, गुंडा, मवाली बोल रही हो? खुद को देखा है कभी? अपने चरित्र पर लगे दाग का क्या करोगी? कैसे धोगी? खुद उस राजवीर सिंघानिया के घर इतने दिन रहकर आई हो, क्या क्या गुल खिलाई हो सभी मोहल्ले वालों को मालूम है। किसी की छोरी हुई हो तुम जैसी बदचलन लड़की से शादी कौन करेगा? खुद राजवीर सिंघानिया भी नहीं करेगा। तभी तो उसने वो वंदना का हाथ थाम लिया। यह तो मेरा बेटा था जो अपने प्यार के लिए सब कुछ भूलकर तुमसे विवाह करना चाह रहा था, लेकिन गलती हो गई हमसे। क्या आप अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मेरी वैदेही के चरित्र पर उंगली उठाने वाली आप है कौन? यह गंगा जैसी पवित्र है, कमलेश बाबू ने कहा। बलविंदर की माँ बोली, सही है, अपनी भगनी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी को देते चलिए। कमलेश बाबू, शायद कोई आपकी ईमान का भरोसा कर ले और इसका हाथ थाम ले, वरना मोहल्ले की बात शहर में और फिर पूरे देश में फैल जाएगी। हम तो आपकी इज्जत के बारे में सोचकर आ गए थे, वरना इस जैसी लड़की को तो हम भी अपने घर में नौकर ना रखें। चलो बेटा यहाँ से। यह सुनकर वैदेही बर्फ की भांति जम गई थी। अपनी सफाई में उसके पास कुछ भी कहने को नहीं बचा था। आज जो मोहल्ले वाले बोलकर गए हैं, उसके कानों में किल की भांति चुभ रही थी। कमलेश बाबू का तो इतने सालों में कमाई इज्जत एक पल में बिखर गई थी। आज का दिन उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आ गई थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे भी तो क्या करे। उनके घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सभी का बाहर निकलना अब धीरे धीरे मुश्किल हो रहा था। दूसरी ओर राजवीर को आनंद सरताज को ना देख पाने का मलाल था। राजवीर से करण ने कहा, राजवीर,
कुछ ज़्यादा तो नहीं मालूम चल पाया उन नंबरों के बारे में, लेकिन वह दोनों प्राइवेट नंबर का इस्तेमाल इसी शहर से किया गया है। राजवीर ने कहा, यानी दुश्मन बाहर का नहीं, अंदर का ही है। जो भी है उसकी नज़र पहले से ही हमारे प्लान पर थी। वह जानता था कि मिस्टर शाह के साथ हम क्या करने वाले थे। करण ने कहा, कौन हो सकता है वह? हमारी टीम काम पर लगी हुई है। जैसे ही इस प्राइवेट नंबर के बारे में कुछ और मालूम चलता है खबर करेंगे। और एक बात, वो हत्यारे के बयान पर पुलिस ने केस बंद तो कर दिया है, लेकिन मालूम चला है कि एसीपी चौहान अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। उसे भरोसा नहीं है। हो सकता है कि वो वैदेही से मिलने की कोशिश करे। वैदेही ने उन्हें सच बता दिया तो? राजवीर ने कहा, तुम चिंता मत करो, कभी वो मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी। प्यार की यही कमजोरी होती है करण, जिससे वो चाहती है उसके लिए पूरी कायनात में वह सही होता है। तुम और सेरा इधर के मामले हैंडल करो। मुझे तो अब तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि आनंद सरताज की बेटी ने पूरे मीडिया के सामने अनाउंस्ड कर दिया अपनी मोहब्बत का, लेकिन उसका बाप अब तक शांत बैठा हुआ है। एक बाप चाहे जैसा भी हो, गुंडा, माफिया, बिजनेसमैन, जो भी कैरेक्टर में हो, लेकिन अपनी बेटी को लेकर, खासकर जब उसकी बेटी ने अपनी लाइफ पार्टनर चुन लिया हो, वह चुप कैसे बैठ सकता है? वो मुझसे मिलना तो दूर, वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया। और बेटी कैसी? उसके पास उसके बाप का एक भी पिक्चर नहीं है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कुछ है जो मेरे आंखों के सामने है, लेकिन ना मुझे दिखाई दे रहा है, ना ही समझ में आ रहा है। राजवीर और करण की बातें निर्मला देवी सुन लेती है। राजवीर उन्हें अपनी बातें सुनते हुए देख लेता है। वह अपने मन में, यह हमारी बातें क्यों सुन रही थी? मालूम नहीं कब तक मुझे इन्हें अपने घर में झेलना पड़ेगा। वंदना की वजह से बड़ी माँ चुप रहने के लिए बोली है, इसलिए मैं इन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। निर्मला देवी अपने कमरे में बेचैन और परेशान होकर इधर से उधर टहल रही थी। तभी नीलिमा जी आकर पूछी, क्या हो गया? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? क्या जरूरत थी? कहा था ना हम दोनों ऐसे घर में एक दूसरे से अकेले में बात नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसी क्या अर्जेंट काम थी कि मुझे मैसेज करके बुलाई? निर्मला देवी बोली, मुझे भी शौक नहीं है आपको अपने कमरे में बुलाने की, लेकिन मजबूरी थी। मैंने आपके कहने पर राजवीर को प्राइवेट नंबर से मैसेज किया था, इन्फॉर्मेशन दी थी उसे मिस्टर शाह के हत्यारों के बारे में। तो क्या हो गया? जैसा सोचा था वही तो हो रहा है। मुझे राजवीर का ध्यान मिस्टर शाह और उस सबूत से हटाना था, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था। नीलिमा जी बोली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जेठानी जी। राजवीर उस प्राइवेट नंबर का छानबीन कर रहा है, जिससे वो मुझ तक पहुंच जाएगा, और फिर वो सबूत तक, जिसे आपने अब तक सभी से छुपा रखी है। निर्मला देवी बोली, क्योंकि आप तो जानती ही हैं जेठानी जी कि वह सबूत मेरे पास है। मिस्टर शाह की हत्या मैंने करवाई थी। उसी सबूत के सहारे मैंने आपको विवश किया था इस घर में मुझे लाने के लिए, और आप भी उस सबूत के लिए ही तो राजवीर से झूठ बोली हैं। इसलिए यदि मैं फंसी तो आप भी नहीं बचेंगी। नीलिमा जी झल्ला कर बोली, जानती हूँ, बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यदि तुमने मिस्टर शाह की हत्या नहीं करवाई होती तो यह दिन देखना ही नहीं पड़ता मुझे। वो सबूत खुद राजवीर मुझे लाकर दे देता। क्या करती जेठानी जी? एकमात्र वही रास्ता था आपको मजबूर करने का, और आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा मैंने निकाल दिया। मिस्टर शाह, बातों में वक्त जाए मत कीजिए। अब राजवीर को रोकिए, वरना इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, और वह हकीकत जिसे हम दोनों ने मिलकर छुपाया है वह राजवीर और दुनिया के सामने आ जाएगी। फिर कुछ नहीं बचेगा बचाने के लिए। अपनी आंखों से अपनी ही बर्बादी देखेंगे हम। इधर कमलेश बाबू ऑफिस से घर पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी और चिंता झलक रही थी। कमला जी पानी देते हुए पूछे, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कमलेश बाबू ने कहा, हमें बेंगलुरु जाना है। मुन्ना को हॉस्पिटल से लेकर आ रहा हूँ। पैकिंग शुरू कर दो, हम यह शहर छोड़कर जा रहे हैं। कमला जी हैरानी से पूछी, क्यों? कमलेश बाबू ने कहा, अब यहाँ की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऑफिस में भी मेरे लिए सम्मान नहीं रह गया है। मुझे घुटन होती है, किसी से नज़रें मिलाकर चल नहीं पा रहा हूँ। जिन लोगों की नज़रों में मेरे लिए सम्मान होती थी, अब उन्हीं नज़रों में अपने लिए घृणा देखता हूँ। लोग मुझसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। मैनेजर भी मेरा ट्रांसफ़र बेंगलुरु कर दिया है।
वैदेही ने कहा, जाना ही है तो मुझे चले जाना चाहिए मामा जी। जो भी हुआ है मैं उसकी कारण हूँ। आप लोगों को क्यों सजा मिले? कमलेश बाबू ने कहा, तुम्हारे जाने से परेशानी खत्म हो जाएगी क्या? जो तुम्हें करना था वह तुम कर चुकी हो। अब फैसला मैंने जो लिया है वही सही है। अब मुझे कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। चैन से जीना चाहता हूँ। कल सुबह ही हमें निकलना है। मुन्ना को लेकर आ रहा हूँ। कमला जी रोने लगी थी। उन्हें अपना घर और शहर छोड़ने की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा था। कैसे कोई अपना घर शहर छोड़ कर जाए, जिस घर को वो अपने अरमानों से सजाई थी, जहां उनके और बच्चों की यादें थी। आसान नहीं था उन सब को छोड़कर चले जाना। वैदेही उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो मामी, सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं आपके घर की लक्ष्मी ना बन सकी। आपको और मामा जी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। कमला जी ने कहा, नहीं पगली, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सब समय का खेल है। चलो पैकिंग करते हैं। अभी उनकी पैकिंग चल ही रही थी कि डोर की बेल बजी। तभी कमला जी बोली, मैं देखती हूँ। लगता है मुन्ना को लेकर तुम्हारे मामा जी आ गए। कमला जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने जिसे देखा उसे देखकर चौंक गई। वह एसीपी चौहान थे। कमला जी पूछी, आप? वह अंदर आते ही बोले, मुझे वैदेही से बात करनी है। वैदेही आवाज़ सुनकर बाहर आई। एसीपी चौहान को देखकर पूछी, सर आप इस वक्त? चौहान बैठते हुए बोले, आप राजवीर सिंघानिया के घर से वापस आ गई। सोचा एक बार आपसे मिल लो। कैसा रहा आपका राजवीर के घर में सफ़र? वैदेही उनकी कोई भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। वह बोले, देखो वैदेही, मुझे सब मालूम है। मिस्टर राजवीर सिंघानिया जैसा व्यक्ति जो अपने पावर के दम पर मासूम लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। मिस्टर शाह की हत्या ही देख लो। पुलिस से पहले वह उन हत्यारों तक पहुंच गया और केस का रुख ही बदल दिया। एक तुम ही हो वैदेही जो मिस्टर शाह को इंसाफ दिला सकती हो। मिस्टर शाह के हत्यारे और राजवीर सिंघानिया के बारे में जो भी सच मालूम है मुझे बता सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पहचान और नाम गोपनीय रखूँगा। वैदेही ने कहा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। मुझे कुछ नहीं मालूम है। प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल करते हैं और मेरा जवाब भी सेम ही रहता है। एसीपी चौहान अपने धैर्य को बनाए रखता है और कहता है, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं मिस्टर शाह को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, लेकिन तुम उस गुंडे राजवीर सिंघानिया को बचाना चाहती हो। तुम इस शहर की आम नागरिक हो। तुम्हारा फर्ज बनता है पुलिस की मदद करना, लेकिन तुम झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। वैदेही फिर भी कुछ नहीं बोली। एसीपी चौहान ने कहा, ठीक है, यह रहा मेरा नंबर। यदि तुम्हारा मन बदल जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। एक बार अपने फैसले पर दोबारा सोचना वैदेही। यह कहकर एसीपी चौहान चले जाते हैं। कमला जी पूछी, वैदेही, क्या सच में मिस्टर शाह की हत्या के पीछे उस राजवीर का हाथ है? वैदेही बोली, नहीं जानती मामी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने राजवीर से सच्ची मोहब्बत की है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती हूँ और मैं अपनी आंखों से राजवीर को हत्या करते हुए तो नहीं देखा है। क्या सच है यह तो मैं भी नहीं जानती हूँ। फिर ऐसे कैसे बिना सच जाने उस पर इल्ज़ाम लगा दो? कमला जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। हमें कल सुबह ही निकलना है। हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाना है। वैदेही की आंखें भर आई थी। वह मन में सोचती है, जा रही हूँ राजवीर, अब कभी तुम मुझे नहीं देख पाओगे। काश हमारे प्यार का अंजाम ऐसा न होता। राजवीर अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह बेचैन हो जाता है। उसकी बेचैनी बार बार उसे वैदेही की याद दिला रही थी। वह उठकर अपनी बैल्कनी में निकल आता है और खुद से कहता है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वह मुझे छोड़कर बहुत दूर जा रही है। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों मैं तड़प रहा हूँ? मैंने ही तो उसके प्यार को ठुकरा दिया। फिर क्यों अपने ही वादे पर कायम नहीं हूँ? मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन दूर से तो उसे देख सकता हूँ। बस एक झलक वैदेही की काफ़ी है मेरे लिए। लेकिन कल ही उसे देखने के लिए उसके घर तक जाऊँगा। क्या राजवीर वैदेही को जाने से रोक पाएगा? क्या राजवीर सच जान पाएगा कि वैदेही और उसकी फैमिली को
उसकी वजह से कितने टॉर्चर झेलने पड़ रहे हैं। क्या राजवीर बड़ी माँ और अपनी माँ का राज को जान पाएगा? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।